बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक लूजली डिफाइंड एरिया है। इसका कोई ऑफिशियल नेम या गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाउंड्रीज नहीं है। ना ही यूएस बोर्ड ऑन जियोग्राफिक नेम्स इसे किसी ऑफिशियल लोकेशन के तौर पर जानता है। इसकी मशहूर शक्ल एक ट्रायंगल की तरह है, जिसके 3 वर्टिसेस फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको और बर्म्यूडा हैं। कुछ सोर्सेस का मुताबिक इसका एरिया 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है। इस एरिया के बारे में पुरअसरार कहानियां सेंचुरी से चली आ रही हैं। मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में इस रीजन में सफर के दौरान स्ट्रेंज डांसिंग लाइट्स और कंपास में अजीब हरकत नोट की थीं, जिससे इस इलाका के फोकलोर की बुनियाद पड़ी। लेकिन इन बातों के बावजूद बर्म्यूडा ट्रायंगल का टर्म 20th सेंचुरी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो आगे चलकर बहुत मशहूर हुआ। फ्लाइट 19, द लॉस्ट पेट्रोल। फ्लाइट 19 बर्म्यूडा ट्रायंगल की सबसे मशहूर और आइकॉनिक स्टोरी है। ऑन December 5, 1945, TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन नेविगेशनल ट्रेनिंग फ्लाइट पर यूएस नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से रवाना हुए। इन जहाजों में 14 क्रू मेंबर्स थे और इस फ्लाइट को लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर लीड कर रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिस बॉम्बिंग रन सक्सेसफुली कंप्लीट किए, लेकिन इसके बाद उन्होंने बेस को रेडियो पर बताया कि उनके कंपासेस काम नहीं कर रहे और वो डिसओरिएंटेड हैं। रेडियो ट्रांसमिशन से उनकी कंफ्यूजन साफ नजर आती है। टेलर ने बार बार कहा कि उन्हें लगता है वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं और गल्फ ऑफ मेक्सिको में खोए हुए हैं, जबकि असल में वो बहामास के ऊपर थे और अटलांटिक ओशन में जा रहे थे। ग्राउंड स्टेशन से उन्हें वेस्ट यानी 270 डिग्रीज की हेडिंग पर उड़ने का मशवरा दिया गया ताकि वो फ्लोरिडा के मेनलैंड तक पहुंच सकें, लेकिन वो अपनी गलत पोजीशन पर कायम रहे और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उड़ते रहे जब तक उनका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। जब फ्लाइट 19 से कांटेक्ट टूट गया तो उन्हें ढूंढने के लिए एक PBM मैरिनर फ्लाइंग बोट रवाना किया गया, लेकिन वो रेस्क्यू प्लेन भी 13 क्रू मेंबर्स के साथ मिस्टीरियसली गायब हो गया। लेटर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस मैरिनर प्लेन में फ्यूल वेपर लीक्स का इशू था, जिसकी वजह से उसमें मिड एयर एक्सप्लोजन हो गया होगा। एक टैंक शिप ने भी इस पोजीशन पर एक आग का गोला यानी फायरबॉल और उसके बाद ऑयल स्लिक देखा था। द यूएस नेवी ने इस इंसिडेंट पर एक 500 पेज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की। इनिशियली रिपोर्ट ने ब्लेम फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट टेलर पर डाला, ये कहते हुए कि उनकी डिसओरिएंटेशन ने इस हादसे को जन्म दिया, लेकिन बाद में नेवी ने रिपोर्ट को कॉज अननोन कर दिया। ये डिसीजन टेलर की मां के प्रेशर की वजह से लिया गया, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि जब तक रैकेज नहीं मिलता वो अपने बेटे को ब्लेम नहीं कर सकते। इस ऑफिशियल अमेंडमेंट ने इस हादसे को एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का स्टैंप दे दिया, जो कि मिथ मेकर्स के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन गया। इस तरह एक आम इंसानी गलती और टेक्निकल मैल फंक्शन को इंस्टीट्यूशनल प्रेशर की वजह से एक पुरअसरार लेजेंड में कन्वर्ट कर दिया गया। आर्गोजी मैगजीन के फरवरी 1964 इशू में द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल के टाइटल से एक आर्टिकल लिखा। आर्गोजी एक पल्प मैगजीन था जो सेंसेशनल और मिस्टीरियस टेक्स पब्लिश करता था, जहां गड्डिस ने लैप्सोस यानी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ शिप्स एंड प्लेन्स के बारे में लिखा। गड्डिस ने इन हादसात को एक पैटर्न ऑफ स्ट्रेंज इवेंट्स का हिस्सा बताया जो 1840 से शुरू हुआ। इस आर्टिकल ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया और इसके बाद और भी राइटर्स इस सब्जेक्ट पर बुक्स लिखने लगे। इनमें सबसे मशहूर चार्ल्स बर्लेट्स थे, जिन्होंने 1974 में एक बेस्ट सेलर बुक द बर्म्यूडा ट्रायंगल लिखी। बर्लेट्स की बुक 30 लैंग्वेजेस में तकरीबन 20 मिलियन कॉपीज बिक गई। इस बुक में बर्लेट्स ने पैरानॉर्मल फोर्सेस, एलियंस और यहाँ तक कि मिथिकल लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस को इन डिसअपीयरेंसेस की वजह करार दिया। इस प्रोसेस से ये समझ आता है कि ये जो मिस्ट्री हम जानते हैं वो हकीकत से ज्यादा एक कंपेलिंग स्टोरी है। जब गड्डिस ने इसे एक कैची नाम दिया और बर्लेट्स ने इसमें एटलांटिस जैसी फैंटास्टिकल थ्योरीज शामिल की, तो लोगों की इमेजिनेशन ने इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। ये सेंसेशनलिज्म इतना पावरफुल था कि इसने आम लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को छुपा दिया। अवाम और मीडिया की सुपरनैचुरल स्टोरीज के लिए इंक्लिनेशन ने इसे एक ऐसी ट्रूथ बना दिया जो फैक्ट से ज्यादा पॉपुलर हो गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल असल में एक जियोग्राफिकल मिस्ट्री से ज्यादा एक ह्यूमन फिनोमिनन है, जहां फिक्शन ने फैक्ट्स को ओवरपावर कर दिया। बर्म्यूडा ट्रायंगल की दास्तान के मरकज में कुछ ऐसे हादसे हैं जिन्हें अक्सर नाकाबिले हल कहा जाता है, लेकिन जब हम इनकी तहकीक करते हैं तो असल कहानी कुछ और ही नजर आती है।
USS Cyclops, the Navy's greatest unsolved loss. USS Cyclops एक 542 फुट लॉन्ग कॉलियर शिप थी जो मार्च 1918 में 306 क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स के साथ डिसअपियर हो गई। ये यूएस नेवल हिस्ट्री की सबसे बड़ी नॉन कॉम्बैट लॉस ऑफ लाइफ है। शिप ब्राजील से बाल्टीमोर जा रही थी और इसका लास्ट कांटेक्ट बारबाडोस में हुआ था। इसके डिसअपियरेंस के बाद कई थियरीज सामने आईं। लोगों को लगा कि शायद इसे जर्मन यू बोट ने डुबाया होगा क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन रिकॉर्ड्स चेक किए गए और इस थियरी को रिफ्यूट कर दिया गया क्योंकि कोई भी यू बोट उस एरिया में नहीं थी। एक और पॉपुलर थियरी ये थी कि कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर जॉर्ज वर्ली जर्मन बॉर्न थे और उनका कमांड स्टाइल बहुत टॉक्सिक था जिसकी वजह से म्यूटिनी हुई होगी। लेकिन इस क्लेम को ही कभी ऑफिशियली प्रूव नहीं किया गया। साइंटिफिक एनालिसिस से एक ज्यादा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन सामने आती है। यूएसएस साइक्लॉप्स को कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जब वो गायब हुई तो उस पर हैवी मैंगनीज ओर का कार्गो था। इस ओर का वेट और प्रॉपर्टीज कोल से बहुत डिफरेंट है। A combination of the ship's age, a reportedly weakened hull structure, engine problems or the dense unstable cargo could have caused it to break apart in rough seas. इस थ्योरी को बहुत क्रेडिबिलिटी मिलती है जब हम यूएसएस साइक्लॉप्स की 2 सिस्टर शिप्स यूएसएस प्रोटियस और यूएसएस नेरियस को देखते हैं। ये दोनों शिप्स भी 1941 में इसी एरिया में और इसी तरह का ओर ले जाते हुए लापता हो गईं। 3 शिप्स की ऑफ द सेम क्लास विद द सेम वल्नरेबिलिटी एंड सेम कार्गो की डिसअपियरेंसेस इंडिकेट अ कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल एंड इंजीनियरिंग फेलियर, नॉट अ सुपरनैचुरल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवेंट। एसएस मरीन सल्फर क्वीन 1963 ये एक कन्वर्टेड टैंकर शिप थी जो 1963 में डिसअपियर हो गई। कोस्ट गार्ड की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस शिप की कंडीशन बहुत खराब थी। इसे पहले ही वीक बैक यानी स्ट्रक्चरल फ्लॉ और लीकिंग इश्यूज की वजह से ड्राई डॉक इंस्पेक्शन के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया। शिप पर सल्फर कार्गो से अक्सर आग लगती रहती थी जिसके वजह से क्रू को लगा कि उनका हाउस जल जाएगा। जब शिप गायब हुई तो कुछ रैकेज मिल गया जिसमें लाइफ प्रिजर्वर भी शामिल था। सो इस इंसिडेंट का राज ये नहीं कि वो क्यों डूबी, बल्कि ये कि वो सेलिंग के लिए फिट ही नहीं थी। स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल 1948-99 ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के 2 एवरो ट्यूडर पैसेंजर प्लेन्स स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल 1948 और 1949 में 1 साल के फर्क से लापता हो गए। उनका भी कोई डेब्रीज नहीं मिला और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस ने कॉज अननोन कंक्लूड किया। लेकिन इन रिपोर्ट्स में भी अनरिलायबल वेदर फोरकास्ट्स और रेडियो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मेंशन किया गया था। द एलन ऑस्टिन 1881 ये एक क्लासिक घोस्ट शिप की कहानी है। इस लेजेंड के मुताबिक एक शिप एलन ऑस्टिन ने बर्म्यूडा ट्रायंगल में एक छोटी बोट देखी जो खाली थी। उस बोट को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए क्रू मेंबर्स को उस पर ट्रांसफर किया गया। कुछ दिन बाद वो बोट गायब हो गई और जब वो फिर मिली तो उस पर से क्रू मेंबर गायब थे। लॉयड्स ऑफ लंदन, अ लीडिंग मरीन इंश्योरेंस मार्केट, ने इस स्टोरी की तहकीक की। रिकॉर्ड से पता चला कि एलन ऑस्टिन नाम की शिप मेटा थी, लेकिन इसके रिकॉर्ड्स में ना तो किसी घोस्ट शिप का जिक्र है और ना ही लार्ज नंबर ऑफ मिसिंग मैन की कोई कैजुअलिटी मेंशन है। ये सिर्फ एक ऐसी फोकलोर है जो बर्म्यूडा ट्रायंगल लेजेंड को सपोर्ट करती है, लेकिन इसका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है। द पावर ऑफ नेचर। बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया के बारे में जो साइंटिफिक कॉन्सेंसस है वो इस एरिया की ज्योग्राफी और वेदर पैटर्न्स को इन डिसअपियरेंसेस की असल वजह बताता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वायलेंट वेदर और गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम एक पावरफुल और फास्ट मूविंग ओशन करंट है जो वेदर में सडन वायलेंट चेंजेस ला सकता है। ये रीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स का एक कॉमन कॉरिडोर है जहां स्टॉर्म्स बगैर किसी वार्निंग के अपीयर हो सकते हैं। इन स्टॉर्म्स में विंड्स इतनी तेज हो सकती हैं कि वो प्लेन्स और शिप्स को कंट्रोल से बाहर कर सकती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के एक ओशनोग्राफर डॉक्टर साइमन बॉक्सैल ने रोग वेव्स की थियरी पेश की है। रोग वेव्स ऐसी एक्सट्रीमली पावरफुल वेव्स होती हैं जो 100 फीट यानी 30 मीटर से भी ऊंची हो सकती हैं। अक्सर जब अलग स्टॉर्म्स की वेव्स आपस में टकराती हैं और एक दूसरे की एनर्जी एम्पलीफाई करती हैं। डॉक्टर बॉक्सैल और उनकी टीम ने यूएसएस साइक्लॉप्स का स्केल मॉडल बनाकर सिमुलेट किया और दिखाया कि ऐसी एक ही वेव एक 542 फुट लंबी शिप को ब्रेक करके सेकंड्स में डुबो सकती है। इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई नो डेब्रीज वाज एवर फाउंड। एक रोग वेव इतनी डिस्ट्रक्टिव होती है कि वो एक पूरी शिप को टुकड़े टुकड़े कर सकती है और ओशन जल्दी से उस डेब्रीज को स्वॉलो कर लेता है, लीविंग नो ट्रेस। ये एक्सप्लेनेशन इस लेजेंडरी मिस्ट्री को एक साइंटिफिक और प्लॉजिबल रियलिटी से कनेक्ट करता है जहां सुपरनैचुरल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। द स्पेक्युलेटिव एंड डीबंक्ड थ्योरीज।
मीडिया और बुक्स में कुछ और भी थ्योरीज दी गई हैं जिनको अभी तक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। इनमें से एक मीथेन हाइड्रेट्स की थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक ओशन फ्लोर पर फ्रोजन मीथेन गैस हाइड्रेट डिपॉजिट्स हैं। जब ये डिपॉजिट्स किसी वजह से डिस्टेबलाइज होते हैं तो गैस के बबल्स बहुत बड़ी मात्रा में सरफेस पर आना शुरू हो जाते हैं। जब ये बबल्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि डेंसिटी में की सडन कमी की वजह से शिप्स अपनी बॉयंसी खोकर इंस्टेंटेनियसली डूब सकती हैं। जबकि ये एक साइंटिफिकली प्लॉजिबल फिनोमिनन है, इस बात का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हिस्टोरिकल डिसअपीयरेंसेस इसकी वजह से हुई थीं। इस थियरी को अक्सर एक साइंटिफिक रेड हेरिंग के तौर पर देखा जाता है, जहां एक रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को एक ऐसी मिस्ट्री के लिए यूज किया गया है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। एक और मशहूर थ्योरी जियोमैग्नेटिक एनोमलीज की है। इस थ्योरी के मुताबिक बर्म्यूडा ट्रायंगल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जिसकी वजह से कंपासेस और नेविगेशनल इक्विपमेंट मैल फंक्शन कर जाते हैं। जबकि ये क्लेम सेलर्स ने बहुत साल पहले किए थे, इस दावे को मॉडर्न साइंस ने डीबंक कर दिया है। द बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस यानी साउथ अटलांटिक एनोमली SAA एक रियल फिनोमिनन है जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक है, लेकिन ये स्पेस लेवल पर सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को अफेक्ट करता है। जब हम बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी को फैक्ट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की रोशनी में देखते हैं तो एक यूनिफाइड कंक्लूजन सामने आता है। इस मिस्ट्री की बुनियाद इसलिए नहीं पड़ी कि इस एरिया में कुछ अजीब हो रहा था, बल्कि इसलिए कि इन हादसात को सेंसेशनल स्टोरीज की शक्ल में पेश किया गया। The world's most authoritative bodies on oceanography, navigation and insurance are in complete agreement. The US Navy और the US Coast Guard ने publicly stated है कि इस एरिया में जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं वो फिजिकल कॉजेज जैसे नेचुरल फिनोमेना और ह्यूमन एरर की वजह से हुई हैं और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। Similarly, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ने भी कंफर्म किया है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में no evidence that mysterious disappearances occur with any greater frequency than in any other large, well-traveled area of the ocean. Lloyd's of London, a leading global marine insurance market जो हर तरह के मैरिटाइम रिस्क्स को असेस करती है, बर्म्यूडा ट्रायंगल को एक अनयूजुअली हैजर्डस प्लेस नहीं मानती। इसलिए वो इस एरिया से गुजरने वाली शिप्स से कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस रेट्स चार्ज नहीं करते। इन सब फैक्ट्स से ये क्लियर हो जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की जो लेजेंड और मिस्ट्री हमने सुनी है वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव है। इस एरिया में एक्सीडेंट्स का हाई नंबर इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई अजीब ताकत है, बल्कि इसलिए है कि ये दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट कॉरिडोर्स में से एक है। जब ट्रैफिक ज्यादा होती है तो स्टैटिस्टिकली एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं।